ओके, दिस इज लेक्चर नंबर 6 इन विच वी विल डिस्कस द वेक्टर कैलकुलस। देखिए, इससे पहले हमारे जो 5 लेक्चर आए थे उसके अंदर में आपने मैक्सिमा मिनिमा के बारे में जानकारी ली। उसके बाद में आपने इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करी है। तो वो सारे जो थे हमारे पूरा कैलकुलस का एक हिस्सा है। मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि भाई कैलकुलस है वो बहुत बड़ा चैप्टर है और उसको हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर में कवर करेंगे। इसके बाद में लगभग हमारे एक या दो या तीन लेक्चर और आएंगे, जिसके बाद में हम जितना कैलकुलस होगा वो लगभग जो आपके एटीसी एग्जाम के लिए रहेगा इंपॉर्टेंट, वो कवर कर लेंगे। तो आज जो बात करेंगे हम वेक्टर कैलकुलस को लेकर करेंगे, ठीक है। और जो पिछली क्लास थी उसके अंदर में आपने जो प्रॉपर्टीज के साथ में क्वेश्चंस लगाए होंगे, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके कैसे जो बड़े से बड़ा क्वेश्चन होता है उसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए हम क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या क्या हमारे टॉपिक्स रहेंगे और कैसे हमने उनको रीड आउट करना है। तो वेक्टर कैलकुलस जब भी हम पढ़ते हैं ना भाई, तो इसके अंदर हमें तीन सबसे बेसिक जो ऑपरेटर होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन से वो तीन बेसिक ऑपरेटर होते हैं? पहला तो हमारे पास में ग्रेडियंट होता है, दूसरा डाइवर्जेंस होता है और तीसरा हमारे पास में कर्ल होता है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में वो ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस के ऊपर में आते हैं। अब ये जो हमारे पास में है, इन तीन ऑपरेटर को पढ़ने से पहले, तीन हमारे जो बेसिक ऑपरेटर हैं उनको पढ़ने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत ऑपरेटर है जिसको डेल ऑपरेटर के नाम से हम जानते हैं, और ऐसे हम उसको लिखते हैं। ये डेल ऑपरेटर है जिसको नेबुला भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी हम लेते हैं कि ये तीनों का जो हमारे पास में, चाहे ग्रेडियंट हो चाहे हमारे पास में डाइवर्जेंस हो, इन दोनों का जो बेस चलेगा हमारे डेल ऑपरेटर के थ्रू होकर जाएगा। तो आपको डेल ऑपरेटर का पता होना चाहिए कि डेल ऑपरेटर कैसे हमें यूज करना है और कहां कहां पर इसका हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स के लिए, चाहे ग्रेडियंट हो या डाइवर्जेंस हो, कैसे उसका यूज यहां पर हमें करके देखना है। देखिए, अब इसकी मैं बात बताता हूं कि जो हमारे पास में नेबुला है या एक्स डायरेक्शन के अंदर में कोई भी वैल्यू एक्स डायरेक्शन में कितनी चेंज हो रही है। जैसे आप सबको पता है कि हमारे पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, उसके अंदर में तीन एक्सिस होते हैं, वन इज एक्स एक्सिस, अनदर वाई एंड थर्ड वन इज जेड। तो तीन एक्सिस होते हैं, तीनों एक्सिस के अंदर में कोई वैल्यू जो है, कोई भी हमारे पास में क्वांटिटी है, वो किस तरह से चेंज हो रही है, एक्स में कैसे चेंज हो रही है, वाई में कैसे चेंज हो रही है, या विद रिस्पेक्ट टू जेड कैसे चेंज हो रही है, तो हम उसको देखते हैं और वो हमारे पास में डेल ऑपरेटर आ जाता है। तो कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। मैंने आप लोगों को तीन यूनिट वेक्टर के बारे में बात करी थी, एक यूनिट वेक्टर आई, एक यूनिट वेक्टर जे और एक यूनिट वेक्टर के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पहले मैंने बताया था कि आई जब भी किसी के साथ में लिख दोगे, ये यूनिट वेक्टर लिख दोगे, तो इसका मतलब होता है कि आप एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। जब भी आप जे लिख दोगे तो मतलब आप वाई डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, और के जब भी लिख दोगे तो वहां पर मतलब है कि वो जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं, यानी कि तीन एक्सिस लिख दिए तो ये इस डायरेक्शन के किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा होगा। और जब भी किसी के साथ में आएंगे तो कंफर्म है कि ये भाई कोई ना कोई एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ में आएंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर आप लगा रहे हो तो उसको एक मैग्नीट्यूड तो दे रहे हैं, साथ साथ में वो एक उसको डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डेल ऑपरेटर जब भी लगेगा किसी के साथ में तो ये हमें क्या देगा, एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, ठीक है ना। चाहे वो स्केलर पे लगाओ चाहे हमारे पास में कोई भी क्वांटिटी पे लगाओगे तो वो हमेशा क्या देगा, एक वेक्टर क्वांटिटी दे देगा, बिकॉज यहां पर जो हमारे पास में फॉर्मूला में है वो आई जे के तीनों ऑपरेटर यूनिट वेक्टर के साथ में आ रहे हैं। ओके, अब देखो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको देखना कि आई यानी कि आपको एक्स डायरेक्शन के अंदर में चेंज देखना है, देन यू हैव टू यूज डेल, ठीक है। और यहां पर कोई भी फंक्शन होगा वो फंक्शन यहां पर लिखा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसी भी फंक्शन हो सकता है, एक्स वाई जेड में किसी का भी वो हो सकता है। ये पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं, आपने पहले भी देखा होगा। पार्शियल डेरिवेटिव की जब भी हम बात करते हैं तो इस फंक्शन में केवल और केवल जो एक्स की वैल्यू होगी, जिसके साथ में एक्स हमारा वेरिएबल होगा, वही डिफरेंशिएट होगा, बाकी कोई भी नहीं होगा। लेट अस सपोज मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है भाई, और मैंने इसके ऊपर में पार्शियल डेरिवेटिव लगा दी, ये मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लगा दिया। ओके, अब ये लगाने के बाद में मैं क्या करूंगा, ये डायरेक्शन केवल एक्स इसी के अंदर में, तो ये केवल और केवल इसी को डिफरेंशिएट करेगा, मींस द आंसर विल बी 2x। लेकिन आप लोगों ने देखा कि भाई नहीं, ऐसे नहीं करना हम लोग को, हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy कर दिया भाई। अब बताओ इसका क्या करेंगे, एक्स ऑपरेटर तो यहां पे भी है और एक्स ऑपरेटर यहां पर भी है, सॉरी एक्स जो वेरिएबल यहां पर भी है, तो कुछ नहीं, कोई नहीं दिक्कत नहीं है आप लोगों को। यहां पर इसके ऊपर मैं ऑपरेटर लगाओ, कौन सा आएगा हमारे पास में, डेल एक्स डायरेक्शन में अगर चेंज कर देखना चाह रहा हूं, मींस दिस इज 2x प्लस में
2y आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि हमें y को और फर्दर इसके अंदर में डेरिवेट करने की जरूरत नहीं होगी, केवल और केवल x जो होएगा वही हमारा यहाँ पर डेरिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आएगा डेल ऑपरेटर। तो अब मैं फटाफट लिख देता हूं, जब भी आपको डेल यानी किसी फंक्शन का x डायरेक्शन में देखना है तो x की वैल्यू यहां पर i आ जाएगा, प्लस में j, डेल ऑपरेटर की बात हो रही है तो ये आ जाएगा डेल y, और प्लस में k डेल बाई डेल z आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी भी कैसे हमें डेल ऑपरेटर का यूज करना है। अब जो तीन हमारे बेसिक ऑपरेटर्स थे, यानी कि हमारे पास ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, तो ग्रेडियंट की बात करते हैं तो ग्रेडियंट हमें क्या देगा। देखो आपके जो एग्जाम में आते हो ग्रेडियंट के ऊपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, गेट का एग्जाम हो या फिर एटीसी के जो प्रीवियस पेपर है उसके अंदर में ग्रेडियंट के ऊपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ध्यान से सुनना किस किस चीज के लिए हम ग्रेडियंट का यूज करते हैं। पहली चीज, ग्रेडियंट का यूज करते हैं हम किसी स्लोप को निकालने के लिए या किसी सरफेस का नॉर्मल निकालने के लिए। क्वेश्चन में दे दिया जाए कि फाइंड द स्लोप ऑफ द सरफेस, स्लोप जैसे हमारे पास में ये हमारे पास कोई एक कर्व दे दी गई है, मुझे बोला गया कि भाई इसका मुझे एक स्लोप निकाल के दिखाओ, इसका स्लोप निकाल के दिखाओ या इसका ग्रेडियंट निकाल के दिखाओ, तो आप इसको क्या करेंगे, ये ऑपरेटर लगाएंगे, ग्रेडियंट ऑपरेटर लगाएंगे। और दो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी है वो केवल और केवल हमारे पास में स्केलर जो फंक्शंस होते हैं उन्हीं के ऊपर में ये एप्लीकेबल होता है। व्हाट इज स्केलर फंक्शन? स्केलर फंक्शन वो होते हैं जिनके पास में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है भाई? केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, उनके पास में डायरेक्शन नहीं होती। जब हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर में बात करेंगे तो आप लोगों को और क्लैरिटी इस ऑपरेटर को लेकर आ जाएगी। ओके, अब देखो मेरे पास में मान लो एक फंक्शन है, कोई 5 फंक्शन दे दिया गया है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, मैं f मान लूं, r मान लूं, कुछ भी मान सकता हूं, मेरी मर्जी है भाई ये। ठीक है, मैंने इसको मान लिया एक 5 फंक्शन है जो कि फंक्शन है x y z का, और इसकी जो वैल्यू है वो किसी कांस्टेंट के बराबर है, किसी कांस्टेंट के बराबर में। तो कैसे हम किसको सोल्व करेंगे? देखो आपको जब भी डेल ऑपरेटर लगाना है ना, तो डेल ऑपरेटर लगाने का तरीका ये होता है कि भाई आपके पास में सब फंक्शन है, पहले उसको x के रिस्पेक्ट में करोगे, बिल्कुल करेंगे, फिर आप क्या करना है y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ आ गया कैसे ग्रेडियंट का हम यूज करेंगे। लगेगा क्या इसके साथ में? हमेशा डेल ऑपरेटर आपको यूज करना है, यानी कि डेल फाई जब भी आप कर दोगे कोई भी फंक्शन का के साथ में डेल ऑपरेटर लगा दोगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा? उसका ग्रेडियंट मिल जाएगा, ग्रेडियंट यानी उसका स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई नॉर्मल टू द सरफेस निकाल के दिखाओ, तो नॉर्मल टू द सरफेस भी आप लोग कैसे निकालेंगे? उसके ऊपर में ग्रेडियंट फंक्शन लगा देंगे, यानी कि उसके साथ में डेल ऑपरेटर यहां पर आप यूज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल निकाल के दिखाओ मेरे को। तो यूनिट नॉर्मल का क्या करना होता है? यूनिट नॉर्मल जैसे हम वेक्टर के अंदर में करते थे, जब भी आप यूनिट वेक्टर निकालते तो क्या लिखते थे? मान लो मेरे पास में कोई ये मेरे पास मान लो ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका हुआ करता है, सबसे पहले ए लिखा, इसके ऊपर में कैप लिख दी, यानी कि ये क्या होगा, इसका हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। पहले एज इट इज हमारे पास में जो वेक्टर वो लिखो और नीचे उसका क्या कर दो, मैग्नीट्यूड जो होता है वो नीचे लिख दो भाई। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाता था? उसका यूनिट वेक्टर ही मिल जाता था। तो वही तो चीज मैं ये कर रहा हूं कि मेरे पास में जो ग्रेडियंट, यानी कि पहले डेल ऑपरेटर लगाया तो वो क्या बन गई, जो स्केलर क्वांटिटी थी वो क्या बन गई है? वेक्टर क्वांटिटी बन गई है। ठीक है, यानी कि जब भी हम ग्रेडियंट का यूज कर रहे हैं तो वो केवल और केवल स्केलर क्वांटिटी पे एप्लीकेबल होता है। और जब स्केलर इसके साथ में डेल जुड़ता है, यानी कि डेल उसका हम लेते हैं, डेल ऑपरेटर उसके साथ में यूज करते हैं, या ग्रेडियंट हम जब भी निकालते हैं तो किस में बन जाता है? वो एक हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी में बन जाता है। यानी कि आपने ये वेक्टर क्वांटिटी तो भाई यहां से बना दी है। अब इसका मैग्नीट्यूड डालना है, तो ये जो वैल्यू है इसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में डाल दो, ये आपके पास में डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आएगी। तो ये आप इसका फॉर्मूला भाई याद रखना, इसका यूनिट वेक्टर हम कैसे, यूनिट नॉर्मल जब भी निकालने को दे दिया जाए तो आप ऐसे निकालेंगे। नेक्स्ट आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एटीसी एग्जाम, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के नाम से हम जानते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि देखो ये मेरे पास में कोई सरफेस है, इसका नॉर्मल कहां होगा? हमेशा अपवर्ड होगा। भाई नॉर्मल होता क्या है? जो भी सरफेस आप कंसीडरेशन में लेके आ रहे हो उसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड जो होता है दैट इज नोन एज नॉर्मल। मान लो ये मेरे पास में सरफेस है, एक ये सरफेस है, अब मैं इसका नॉर्मल पूछूं आपसे कि भाई इस ऊपर वाले सरफेस का नॉर्मल बताओ, यू विल ऑलवेज आंसर कि इसका आउटवर्ड जो डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज नॉर्मल। इस सरफेस का पूछूं तो मैं, तो आप कहोगे कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। नीचे वाले सरफेस का पूछूं तो आप कहोगे भाई इस साइड में जा रहा है, यानी कि नॉर्मल आप लोगों को समझ में आया। अब मैं कह रहा हूं कि कोई मेरे पास में कर्व है, यानी कोई भी सरफेस गिवन है, तो मैंने कहा कि ये इसका नॉर्मल बन गया भाई, बिल्कुल बन गया, क्योंकि इस सरफेस पे हमने इस पॉइंट पे कंसीडरेशन में लिया, तो यहां से जो निकलने वाला आउटवर्ड परपेंडिकुलर होगा वही इसका नॉर्मल होगा।
अब ये पूछ लिया जाए, कोई भी एक वेक्टर आपको दे दिया जाएगा कि भाई एक वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है, कोई भी एक्स वाई जेड आप लोग को डायरेक्शन दे देगा, इस डायरेक्शन में है, तो ये जो आपने ग्रेडियंट निकाला है ना भाई, ये जो ग्रेडियंट निकाला है किसी वेक्टर का, यानी कि ग्रेडियंट आपने फाई मान लिया, इसको फाई जो आप वेक्टर मान के चल रहे थे, जो क्वांटिटी आप मान के चल रहे थे, जो स्केलर क्वांटिटी थी, उसका ग्रेडियंट निकाला तो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिल गई। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसका नॉर्मल मिल गया भाई। अब इसका कंपोनेंट इस वेक्टर की डायरेक्शन में कितना है, फिर से सुनो इस चीज को, कि इस वेक्टर का जो मेरे पास में ग्रेडियंट आप लोगों ने निकाला, ग्रेडियंट फाई निकाला है, इसका वैल्यू इस वाले वैल्यू के अंदर में कितना है, यानी कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में कितना उसका वैल्यू रहा होगा। जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लो मैं यहां पर एक बैटरी रख दी भाई, बैटरी रख दी, तो इस बैटरी की छाया कुछ ना कुछ इस वेक्टर पर तो गिर रही होगी ना भाई। ये मेरे पास में बैटरी, इस वेक्टर को फिर से देखो, ये मेरे पास में वेक्टर है और ये इसकी डायरेक्शन मुझे निकालना है। तो यहां पे मान लो मैंने बैटरी रख दी भाई, या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट रख दिया, तो ये कुछ ना कुछ इसके ऊपर में परछाई बना रहा होगा, तो वही तो मेरे को निकालनी कि भाई ये इसके डायरेक्शन में कितना वैल्यू रखता होगा। दैट इज नोन एज डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, यानी कि कंपोनेंट ऑफ द ग्रेडियंट फाई इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर इज नोन एज डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका आप लोग को समझ में आना चाहिए कि जो भी पहले तो आपको क्या करना है, कोई भी आपके पास में वेक्टर है जो कि क्या होगा, सॉरी, एक कोई भी आपके पास में फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का, कैसा होगा ये, यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर फंक्शन होगा। पहले तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डेल ऑपरेटर लगाएंगे, और आपका ये कन्वर्ट हो गया भाई किसके अंदर में, हमारा स्केलर जो था वो वेक्टर क्वांटिटी में बन गया। ठीक है, ये बन चुका है। अब इसकी डायरेक्शन में निकालना है, कौन सी की डायरेक्शन में, जो आपके पास में ए वेक्टर था, तो कुछ नहीं करना भाई, उसके साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दो। आप लोग क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट कर दो उसकी यूनिट वेक्टर के लिए। ठीक है, यूनिट वेक्टर जो भी आएगा इस वेक्टर का, यूनिट वेक्टर आप लोग सब निकालना जानते हैं कि वेक्टर डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड से, तो उसके साथ में जब भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाएगा, यानी कि उसकी एक वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि जब भी हम किसी के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या है, एक स्केलर वैल्यू आ जाती है। स्केलर वैल्यू जो होगी वो हमें मिल जाएगी, एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू यहां से हमारे पास में फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करता हूं मैं अगले जो मेरे पास में आएगा, कि कई बार पूछ लिया जाएगा कि मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताओ। तो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि भाई ये सबसे मैक्सिमम कहां होगा, तो भाई जो इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है ना, खुद की जो डायरेक्शन होती है, उसी की डायरेक्शन में ये हमेशा और हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आप डेल ऑपरेटर निकालोगे, यानी कि कोई भी फंक्शन था उसके ऊपर में डेल ऑपरेटर लगाया, पहले उसको वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया, और करने के बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। देखो कुछ लोगों का भी डाउट आ रहा है कि जी मैग्नीट्यूड निकाले कैसे। देखो भैया, आप लोगों को करना क्या होता है मैग्नीट्यूड निकालने का, सीधा सा तरीका बताता हूं कि मान लो एक फंक्शन है आपका ए आई डायरेक्शन में, प्लस में बी जे डायरेक्शन में, और प्लस में सी के डायरेक्शन में। ऐसे आपको कोई एक वेक्टर मिल गया, मान लो ये आपका ये मान लो एक्स वेक्टर है भाई, ये एक्स वेक्टर हो गया। जब भी इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना आप लोग, तो क्या करना है, जो भी आई का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दो, जो भी बी का कंपोनेंट है, जे का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दो, और जो भी आपके पास में के का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दो, और इस पूरे का रूट ले लो। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को सारे काम करने। जब भी मैं ऐसे लिखूं ना कि ये ए लिखा और इसके ऐसे लगा दिया, तो इसका मतलब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, या फिर खाली मैं ए लिखा मिल जाए आप लोगों को, तो क्या मतलब है, उसका भी मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। कई बार ये आपको मोड़ नहीं देगा तो भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना, खाली ये आप लोगों को मिल जाए तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड आप लोगों को निकाल के देना है। ओके, चलिए, तो मैक्सिमम आप लोग निकाल लेंगे भाई, उसका आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड निकाल लो, यानी खुद की डायरेक्शन में वो क्या होता है, हमेशा मैक्सिमम होता है। अब दूसरा क्या पूछ लेगा कि एंगल निकालो भाई, दो वेक्टर आप लोगों को दे दिए जाए, दो वेक्टर आप लोगों को दे दिए जाएंगे, तो वहां से आप लोगों को क्या निकालने के लिए बोल देगा कि उनके बीच में एंगल कितना है। तो इसका सिंपल सा तरीका होता है, हम इसका डॉट प्रोडक्ट के तरह यूज करते हैं। आप सबको पता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, दैट इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा होता है भाई। दो वेक्टर है, मान लो एक ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, मेरे पास में ये ए है और ये मेरे पास में बी है, दो वेक्टर हैं, इनके बीच में ये एंगल है मेरे पास में, ये एंगल मेरे को निकालने के दे दिया जाए, तो आपको क्या करना होता है, ए वेक्टर जो गिवन है, बी वेक्टर जो गिवन है, देखो वेक्टर जब भी रिप्रेजेंट करेगा ना भाई, तो वो आई जे के की फॉर्म हमेशा लेके चलेगा, यानी कि आई डायरेक्शन में कितना है, जे डायरेक्शन में कितना है और के डायरेक्शन में कितना है, वो हमेशा आप लोगों को मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर में। आपको क्या करना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, डॉट प्रोडक्ट हमेशा होता है इनके बीच में, तो ए के मैग्नीट्यूड आएगा,
फिर b का मैग्नीट्यूड आएगा और फिर cos थीटा आ जाएगा। ये डॉट मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है, इसका कोई डॉट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहां से सीधा मतलब है कि इन दोनों का क्या करना, हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, और थीटा यानी कि दोनों के बीच में कितना एंगल है उसका cos आपको यूज करके चलना होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को एंगल जो है वो निकालना आ गया होगा। ठीक है, अब देखो दो बहुत ही बेसिक सी बात बताने जा रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक चीजें होंगी। मान लो मेरे को एक वेक्टर है, उसकी प्रोडक्ट आप लोग को निकालनी। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूं और अब यहां से बात करता हूं मैं। मान लो मेरे को निकालना है 3i प्लस में 4j, ये आप लोग को एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर। ठीक है, मैंने अभी इसके अंदर में के नहीं जोड़ा, यानी कि वाई डायरेक्शन नहीं जोड़ी है। दूसरा बी वेक्टर है जिसका मेरे पास में लेट अस सपोज ये मेरे पास में 4i प्लस में 3j निकाल दिया मैंने। कोई भी आप वैल्यू रख सकते हैं, मैंने रैंडम कोई भी वैल्यू उठा ली। तो जब भी ध्यान रखना भाई इसको, कि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, क्योंकि ये चीज बार बार मेरे साथ में यूज होने वाली है, बार बार मैं इन चीजों का यूज करूंगा। तो जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट करना है ना, तो जो आई वाले कंपोनेंट है ना, जो आई वाले कंपोनेंट है, केवल और केवल वही मल्टीप्लाई होंगे भाई। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब भी आप आई डॉट आई करेंगे, यानी कि आई और आई का जब भी आपके पास में मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट विल बी 1, आई और जे का जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट विल बी 0, आई और के का जब भी मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट विल बी 0। तो ये आप सब लोग बिल्कुल याद रख लेना कि जब सेम हमारे पास में यूनिट वेक्टर होंगे वही मल्टीप्लाई होकर हमारे पास में 1 वैल्यू देंगे, बाकी सब क्या देंगे हमारे पास में 0 वैल्यू दे देंगे। तो भाई यहां पर मेरे को बताओ आंसर क्या आएगा। यहां पर आप करोगे ये मेरे साथ में ये मल्टीप्लाई करो ए और डॉट बी को, तो ये 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 12 आ गया। अब 4 और 4 को करके देखो कितना आएगा, ये आई है और ये जे है तो 0 हो गया, इसका तो कोई वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, फिर 3 के साथ में करके देखो, 3 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर कितने देंगे, मेरे को 0 देंगे, क्योंकि ये जे है और ये मेरे पास में आई है। तो आई जे का भी क्या बताया था मैंने आप लोगों को, 0 हमेशा मिलेगा डॉट प्रोडक्ट। फिर लास्ट हमारे पास में क्या गया, 4j और 3j दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, यहां भी j है और यहां भी j है, मींस ये भी हमारे पास में क्या आएगा 12 आ जाएगा। दैट इज 24 इज द राइट आंसर फॉर दिस बेसिक क्वेश्चन। ओके, आप लोग को इनका प्रोडक्ट निकालना आ गया होगा। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूं भाई आगे कुछ और कंसेप्ट्स को लेके। सरफेस एंगल्स के बारे में बात कर दिया जाए, क्योंकि हमें बताया कि जब हम डेल ऑपरेटर लगाएंगे तो वो हमारे पास में क्या देगा, नॉर्मल सरफेस के बारे में बात करेगा। तो एक सरफेस मेरे पास में डेल फाई 1 बन गया, एक सरफेस मेरे पास में डेल फाई 2 बन गया। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा भाई इन दोनों सरफेसेस के बीच में कितना एंगल है। तो बिल्कुल वही सिंपल सा तरीका है कि आपको ये वेक्टर पता लग गया, ये वेक्टर पता लग गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, बिल्कुल हो गया। डिवाइडेड में इसका क्या करोगे, इस पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बिल्कुल आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है। दूसरा डेल फाई 2 इसका मैग्नीट्यूड रख दो, वो आप लोग निकाल के देख लो, तो आपके पास में क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली कि कैसे आप लोग को वो कैलकुलेट कर सकते हैं दो सरफेसेस के बीच में जो एंगल हमारे पास में आएगा। ठीक है, अब ये सबको पता है कि भाई cos 90 जो होता है वो हमारे पास में 0 वैल्यू होता है। जब भी आपके दो सरफेसेस 90 डिग्री पे होंगे तो उनके बीच में जो वैल्यू होगा, जो डेल फाई 1 और डॉट डेल फाई 2, इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, ऑलवेज विल बी 0, यानी कि 90 डिग्री पे हमारी इनकी वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारे पास में पोजिशनल वेक्टर है, जिसको आप नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आर यानी कि एक्स डायरेक्शन में कितना है, वाई डायरेक्शन में कितना है, जेड डायरेक्शन में कितना है। जैसे मेरे को मान लो ये पोजीशन का मतलब ये होता है कि आपका कोई यहां पर एक पॉइंट है भाई, ये आप लोगों ने एक पॉइंट कंसीडरेशन में लेके चलना है। जब हम फिजिक्स पढ़ा रहे थे वहां पर भी मैंने इन वेक्टर्स का यूज किया था, तो मैंने वहां पे इसको छोड़ दिया था। ठीक है, वो जो अगर आप लोगों ने किसी ने क्वेश्चन किया होगा तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड था क्वेश्चन, वहां पे मैंने इस पोजीशन वेक्टर को वहां पर नहीं समझाया था। ठीक है, अब यहां पर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि पोजीशन वेक्टर बनता कैसे है। ये कोई पोजीशन है तो ये पहले तो ये फाइंड करेंगे कि भाई एक्स डायरेक्शन में कितना है, ये वाई डायरेक्शन में कितना है, और जेड डायरेक्शन। अगर मैं इस पॉइंट को आपकी तरफ में ऊपर उठा दूं, मैं आप जब देख रहे हैं तो इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर उठा लो, पकड़ के इस पॉइंट को ऊपर उठा लो, तो वो जेड डायरेक्शन आ जाएगी भाई। तो वो जो पोजीशन होगी, लेट अस सपोज मैं कुछ ऐसे उसको जेड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो जब भी आप पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो यहां पर 3 फैक्टर होंगे, एक्स वाई जेड। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है हमारे पास में आर वेक्टर, दैट विल बी एक्स आई, यानी कि एक्स डायरेक्शन में कितना है, प्लस में वाई जे, वाई डायरेक्शन में कितना है, प्लस जेड के। ये तो सबको पता होगा ना, आई जे हमारे पास में आई जे के जो यूनिट वेक्टर लगा रहा हूं, क्यों यहां पर मैं इसके साथ में यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये कर लिया भाई। अब क्या करना है, इस यूनिट वेक्टर का जो मेरे पास में यूनिट वेक्टर आ गया ना, इसका ग्रेडियंट निकालना है।
तो ग्रेडियंट निकालने का सबको पता होगा, बहुत अच्छे से अभी समझा आप लोगों ने। जैसे हमने 5 फंक्शन के लिए किया था कि इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा क्या चेंज होगा कि वहां पर हमारे पास में क्या कर रहे थे, हम 5 यूज कर रहे थे, यहां पर हमारा जो फंक्शन पोजिशनल वेक्टर होगा वो हम डायरेक्टली यूज करेंगे। और इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, कुछ डायरेक्ट वैल्यूज होती हैं जो बार बार देखी गई हैं एग्जाम के अंदर में, उसके ऊपर में बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना इसके अंदर में, आप लोग को आर का पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो आप सबको पता है कि भाई इस फंक्शन में जो एक्स फंक्शन आएगा वो हमारा ये आ जाएगा, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी। फिर ये जो है इसको वाई के रिस्पेक्ट में कर देना है, ये हमारे पास में जेड के रिस्पेक्ट में आप लोग को इसका ग्रेडियंट निकाल देना है या फिर पार्शियल डेरिवेटिव इसका निकाल देना है। फिर क्या करोगे, आप सबको पता है इसके बारे में कि मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका भी मैंने आप लोग को समझाया कि ये आप लोग x का जो हमारे पास में i के साथ में उसका स्क्वायर कर दोगे, y है उसका स्क्वायर कर दोगे, z है उसका स्क्वायर कर दोगे, और फाइनली मेरे पास में जो r स्क्वायर बचेगा दैट विल बी, अगर इन दोनों का मैं स्क्वायर कर दूंगा दैट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है भाई, अब मेरे को सेपरेटली निकालना है, ये तो मेरे पास में r की वैल्यू आ गई। अब इसको एक एक को सोल्व भी तो करना है भाई r के साथ में, ठीक है ना, आर के साथ में सोल्व भी तो करके देखोगे आप। तो ये मेरे पास में अलग अलग वैल्यू आएंगे भाई, डेल आर, जब मैं इसको करके देखूंगा मेरे फंक्शन को, तो ये 2r डेल आर बाई डेल एक्स हो जाएगा। ये वाला जो फंक्शन जब मैं इसको करके देख रहा हूं, फिर मैं डेल आर बाई डेल वाई करके देखूंगा, फिर डेल वाई बाई डेल जेड करके देखूंगा। अगर आप लोग के पास में टाइम है तो भाई आप लोग करके देख लो, लेकिन मैं कभी भी आपको इस स्टेप से जाने की कभी भी अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पास में एक शॉर्ट ट्रिक है उसका हम सीधा यूज करेंगे। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब भी भाई कोई भी आपके पास में, ध्यान से सुनना इसको, जब भी किसी हमारे पास में पोजिशनल वेक्टर का डेरिवेटिव निकालने के लिए आ जाए ना, तो कुछ नहीं करना, उसका डेल ऑपरेटर आप सबको पता है कि डेल एफ आर, यानी कि उसका पोजिशनल वेक्टर का मुझे करना है। तो जो फैक्टर है ना, जो हमारे पास में वेक्टर है, उसका डायरेक्टली आपको क्या करना है, डेरिवेटिव कर देना, डेरिवेटिव कर देना एफ आर, यानी इसका डेरिवेशन आप लोग कर दोगे। ठीक है, और उसके बाद में उसका जो यूनिट वेक्टर है ना उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका जो हमारे पास में ऑपरेटर है, ग्रेडियंट है, वो उस पोजिशनल वेक्टर का आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से इसको समझ में आएगा। जैसे मान लो मेरे पास में ये फंक्शन है भाई, आपको आर की फॉर्म में, देखो जब न्यूमेरिकल आएगा ना आपके एग्जाम के अंदर में, तो वो आर की फॉर्म में पूछेगा, आप लोगों को एक्स वाई जेड की फॉर्म में नहीं पूछेगा। तो आपको सीधा उसका डेरिवेटिव करके उसका यूनिट वेक्टर से आप लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको सीधा आंसर उसका मिल जाएगा। क्योंकि वैसे करोगे जो आपका पूरा प्रोसीजर होगा तो बहुत लेंथी वो आप लोगों के एग्जाम में चला जाएगा। तो 1 या 2 नंबर का जब भी क्वेश्चन बनता है तो आपके टाइम के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है। अगर आप कॉलेज लेवल पे होते थे आप लोगों को पूरा प्रोसीजर उसका फॉलो करके आपको सोल्व करना होता है, लेकिन कंपिटिटिव एग्जाम में आप शॉर्ट ट्रिक उसका यूज कीजिए, डायरेक्टली उसका आंसर निकालिए। जैसे मैं कह रहा था कि ये मेरे पास में फंक्शन है डेल आर एन, मेरे पास में इसका अगर डेरिवेटिव निकालना है दैट विल बी एन, जो मेरे पास में पावर है सबको पता है कि भाई इसकी आगे आ जाती है, और जो आर है उसका n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो वेक्टर होगा यानी कि जो यूनिट वेक्टर होगा दैट विल बी आर डिवाइडेड बाई आर पोजिशनल वेक्टर, वो इसके साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इसके अंदर में थोड़ा मिस्टेक हो गया, नहीं लिखा, राइटिंग मिस्टेक, चलिए कोई नहीं, आप लोग इसको लिख लेंगे। दूसरा मैं बात करूं, मेरे पास में 1/r का जो फंक्शन है, इसको जब सोल्व करेंगे तो कैसे आएगा, तो आप सबको पता है कि ये फंक्शन ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना आता है, तो r -1 हो जाएगा ये, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, पावर जो होती है उसमें से जो पावर होती है उसको आगे लिया, वो पावर आप लोगों ने यहां से ली, -1 आ गई है। ठीक है, और जो पावर अभी है उसके अंदर से में एक माइनस करना होता है, तो r -1 यानी कि क्या हो गया, r-2 हो गई है। तो आपके पास में क्या है, 1r-2 हो गया, और -2 जो होती है उसको क्या लिख सकते हैं, 1/r² भी लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि -1/r², और उसके बाद में क्या करना है आपको, उसका यूनिट वेक्टर जो उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। देखो मैंने बताया था ना कि यूनिट वेक्टर को मैं चाहे इसका वेक्टर लिख के ऐसे और उसके साथ में मोड़ लगा दूं, या फिर डायरेक्टली मैं उसको r लिख दूं, तो दोनों का मतलब हमारे पास में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, अब देखो log r आ गया, अगर आप लोग को इसका क्वेश्चन आ गया तो कैसे सोल्व करोगे, तो आपके पास में लॉन्ग मेथड भी है, लॉन्ग मेथड से भी आप चले जाओ, लेकिन आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को मैंने बता दी है कि जब भी कोई भी आपके पास में डेल ऑपरेटर आ जाए और पोजिशनल वेक्टर आ जाए, ध्यान से सुनना, पोजिशनल वेक्टर ऑलवेज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय आर, आर से वो पोजिशनल वेक्टर है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं कर रहा है आर से तो कुछ ना कुछ उसको एक सिंबल वहां पे प्रोवाइड कर देगा, पी दे दिया, क्यू दे दिया, कुछ भी देगा। ठीक है, नॉर्मली ये देखा जाता है कि आर से ही उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो log r का हमारे पास में डेरिवेटिव बताओ। सबसे पहले जो फंक्शन मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या बताइए भाई,
पहले उसका डेरिवेटिव लिखो, यानी कि log r का डेरिवेटिव क्या होता है आप सबको पता है 1/r होता है। फिर क्या करना होता है, पोजिशनल वेक्टर उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये पोजिशनल वेक्टर जो है उसके यूनिट वेक्टर से आप लोग को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना भाई, ठीक है। तो आप लोग इससे डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो ये भाई जितना भी था ग्रेडियंट को लेकर था। आई होप आप लोग को ग्रेडियंट से रिलेटेड जितने भी 7-8 प्रॉपर्टीज थी वो समझ में आई होंगी, यानी कि कैसे हम उसको हमारे पास में कैसे ग्रेडियंट का यूज करते हैं। डेल ऑपरेटर के बारे में समझ में आ गया होगा कि हमें एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में कैसे कैसे चेंजेस गिवन है वो देख लिए। नॉर्मल सरफेस के बारे में आपने बात कर लिया, यूनिट नॉर्मल के बारे में देखा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी जो गिवन वेक्टर होगा, देखिए अभी क्वेश्चन करेंगे वहां पे आएगा, तो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में कैसे उसका कितना कंपोनेंट लाई करता है, कितना उसका मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है, तो वो आप लोग को निकालना होगा। फिर मैक्सिमम डेरिवेटिव वो अपनी खुद की डायरेक्शन में होता है, यानी कि जो आपने डेल ऑपरेटर लगा के निकाला है तो उसी का वैल्यू मैक्सिमम होगा, उसका मैग्नीट्यूड अगर निकाल दोगे। नेक्स्ट हमने एंगल देखे, फिर सरफेस एंगल के बारे में बात करी, पोजिशनल वेक्टर के बारे में बात करी, कैसे इसका ग्रेडियंट निकालते हैं। आपके पास में लॉन्ग मेथड्स भी हैं और शॉर्टकट मैंने आप लोग को बता दिया कि आपको सीधा यूज करना है, जो भी फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव कर दो और फिर उसके साथ में उसका पोजिशनल वेक्टर का जो है उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट इसका ग्रेडियंट आप लोग को मिल जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट फंक्शन जो है जो दैट इज डाइवर्जेंट, दूसरा जो हमारे पास में ऑपरेटर था। तो डाइवर्जेंट आप लोग को याद रखना है, लगेगा इसमें भी डेल ऑपरेटर, इसमें भी डेल ऑपरेटर लगेगा, लेकिन इसके अंदर में क्या होगा कि ये एप्लीकेबल होगा भाई हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। ध्यान से सुनना इसको, ये हमारे पास में एप्लीकेबल होगा केवल और केवल वेक्टर क्वांटिटीज के लिए, यानी कोई भी फंक्शन होगा एफ एक्स वाई जेड, जैसे पिछले के अंदर में एक्स वाई जेड फंक्शन था बट दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू, वो कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल हमारे पास में आ रहा था। यहां पर हमारे पास में कोई ना कोई एक वेक्टर क्वांटिटी गिवन होगी, ठीक है। अब जो डॉट प्रोडक्ट बताए थे हमने, डोल्ड आई डॉट जे आई डॉट के जो आप लोगों को समझाए थे वो यहां पर यूज होने वाले हैं भाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेल ऑपरेटर की वैल्यू तो आप सबको पता है कि डेल ऑपरेटर कैसे लिखा जाता है, आप सेपरेट कर दोगे, आई जे के फॉर्म में कर दोगे, और जो फंक्शन है उसको इसके साथ में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो क्योंकि डॉट लगाए ना हमने, तो डॉट लगाए तो एफ आई एफ जे और एफ थ्री हमारे पास में के डायरेक्शन में जो होगा, इन तीनों को यहां पर मल्टीप्लाई कर दो। अब मेरे को यह बताओ भाई कि जब ये मल्टीप्लाई होगा, आई जे आई वाला जो फंक्शन होगा किसके साथ में मल्टीप्लाई होकर मेरे को वैल्यू देगा, क्या मैं जे के साथ में करूंगा तो कुछ वैल्यू देगा, नहीं देगा। क्यों भाई, क्योंकि मैंने तो डेल ऑपरेटर इसके साथ में जो लगाया है वो डॉट प्रोडक्ट की है, तो डॉट प्रोडक्ट आई और जे का कितना होता है, 0 होता है, और जे और आई और के का कितना होता है, वो भी 0 होता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा 0 क्यों होता है भाई, ये देखो दोस्त मैं समझाता हूं आप लोगों को। देखो ये मेरे पास में एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास में वाई एक्सिस है, ये कितना है इसके अंदर में आई होता है, और ये आपको पता है कि साइड में जे होता है। और अगर ये दोनों आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे, दैट इज एंगल 90 डिग्री। तो मेरे को ये बता भाई, ये बताओ मेरे को कि ये आई है और ये जे है, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, आई जे और कोस थीटा। तो कोस थीटा की जगह वैल्यू रखना भाई, कितनी आएगी, दैट विल बी 90 डिग्री एंड कोस 90 इज 0। तो इसलिए हमारे पास में आई और जे के बीच में जो एंगल होता है ना, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, उसका 0 मिलता है। तो अब मेरे को बताओ कि यह क्या आएगा, इसके साथ में केवल और केवल ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जो फंक्शन होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके साथ में कौन सा आएगा, ये जो फंक्शन होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इसके साथ में कौन सा फंक्शन आएगा, ये होगा, ये यहां पर मेरे पास में आ जाएगा। और फाइनली जो यहां पर आप मेरे को बताओ, क्या कहीं पर आई जे के आप लोगों को मिला, नहीं मिला। अगर नहीं मिला है मींस दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आप ये चीज याद रख लेना कि जब भी आप किसी का डाइवर्जेंट लेते हैं, डाइवर्जेंट ऑपरेटर लगाएंगे तो वहां पर उसकी एक स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी। पहली चीज तो ये आप लोग को याद रखनी है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए गेट के अंदर में, ईएस के अंदर में ये क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। तो सोलिनॉइडल वेक्टर होता है। देखो सोलिनॉइडल वेक्टर का मतलब होता है, इसकी प्रॉपर्टी आप लोग को याद रखनी है कि कोई भी फंक्शन है मेरे पास में, अगर आप उसका क्या लगा रहे हो, हमारे पास में डाइवर्जेंट लगा रहे हो, तो डाइवर्जेंट का मतलब होता है फैलना। देखो कोई भी हमारे पास में चीज है वो कितनी फैल रही है, ठीक है। फैलना जब भी आप आ जाएगा तो वो आप उसका यूज करेंगे कि मेरे पास में वो एक डाइवर्जेंट हमने उसका निकाल दिया है। अगर वो फैलना ही नहीं आए उसका, तो हम कहेंगे कि वो क्या हो गया है, वो मेरे पास में सोलिनॉइडल हो गया है, यानी कि वो कहीं पर भी डाइवर्ज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करोगे, जो फंक्शन है ना उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, यानी कि जो डेल ऑपरेटर लगाए अपने फंक्शन का, कौन से के साथ में, एक वेक्टर फंक्शन के साथ में, और डॉट प्रोडक्ट आप लोग करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो आप कहेंगे कि वो मेरे पास में क्या है कि सोलिनॉइडल वेक्टर है भाई,
ठीक है, यानी कि इसका डाइवर्जेंट जो होगा वो हमारे पास में 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें, हमने जैसे पिछले ग्रेडियंट के अंदर में बात करी थी तो पोजिशनल वेक्टर को लेकर बात करी थी। तो पोजिशनल वेक्टर के अंदर में आप लोगों ने देखा था कि उसका हम जब भी डाइवर्जेंट निकालते थे तो एक डेरिवेटिव आप लोगों को बताया था मैंने कि उसका फंक्शन का जो है उसका डेरिवेटिव कर दो और उसका यूनिट वेक्टर उसके साथ में आप मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट द ग्रेडियंट ऑफ पोजिशनल वेक्टर। अब यहां पर क्या होगा, इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप लोग को याद रखनी है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है देन द वैल्यू विल बी 3। जब भी पोजिशनल वेक्टर होगा तो पोजिशनल वेक्टर का जब भी आप ग्रेडियंट निकालोगे, सॉरी डाइवर्जेंट निकालोगे, दैट वैल्यू विल ऑलवेज इक्वल टू 3। डायरेक्ट आप लोग के 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। जिसको ये ट्रिक याद नहीं होगी वो इसको पूरा सोल्व करने के लिए बैठ जाएगा और उसका टाइम वहीं पर कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट बात करता हूं। अगर आप लोगों को इसका डेरिवेटिव करके देखना तो आप करके देख सकते हैं भाई। ठीक है, इसका करोगे x के साथ में तो 1 आ गया, इसके साथ में करोगे तो 1 आ गया और इसके साथ में करोगे तो 1 आ गया, मींस दैट आंसर विल बी 3। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करता हूं मैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो ऑपरेटर आएगा दैट इज बी कर्ल ऑपरेटर। 3 ऑपरेटर की जो बात कर रहे थे, कर्ल का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी घूम रही है, यानी कि घुमावदार जो चीज होती है, किसी सर्किल के रूप में घूम रही है तो कर्ल से बात करते हैं। और कर्ल ऑपरेटर आप लोगों ने मैक्सवेल की जो इक्वेशंस है फिजिक्स के अंदर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर में जो बहुत इंपॉर्टेंट वेव्स बन जाती हैं, इक्वेशंस बनती हैं, तो वहां पर इसका बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। ठीक है, डेल ऑपरेटर, सॉरी कर्ल ऑपरेटर है तो ये हमारे पास में किसके लिए अप्लाई होगा, याद रखना ये भी हमारे पास में एक वेक्टर फंक्शन होगा, उसके लिए ये अप्लाई होगा। इसको जो अप्लाई करने का तरीका है ना वो थोड़ा सा देख लो आप लोग। जब भी कोई वेक्टर गिवन होगा, वेक्टर फंक्शन जो गिवन होगा दैट विल बी f1, यानी कि जैसे आप लोग फंक्शन है तो फंक्शन 1i, फंक्शन 2 j की फॉर्म में होगा और फंक्शन 3 जो होगा वो k की फॉर्म होगा, तो 3 होंगे i j की फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, पहला फंक्शन जो f होगा उसको i ऊपर लिखना है, j यहां पर लिखना है और k यहां पर लिखना है भाई। ठीक है, यहां से इसको बैठा देते हैं। ओके, देखो i आप लोग लिखोगे यहां, j यहां लिखोगे और k यहां लिखोगे। फिर आपको क्या करना है, जो हमारे पास में डेल x है, डेल y है, डेल z लिखना है। फिर f1, f2, f3 ये आप लोग को फंक्शन ऐसे आप लोग को इसके अंदर में रिप्रेजेंट कर देने। और फिर वो जो हमारा मैट्रिक्स का सोल्व करने का तरीका होता है ना कि i की वैल्यू निकालनी है ना, तो i की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। फिर आपको j की निकालनी है तो दूसरा जब ये ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है, तो ये ऑपरेटर क्या लोगे आप, माइनस लोगे j का। ये लाइन छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, बचे कौन से, ये वाला बचा और ये वाला बचा, इन दोनों का डेरिवेटिव कर दो, ये वाला बचा और ये वाला बचा, इन दोनों का डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, तो हमारे पास में इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। उसी तरह से k की वैल्यू निकालेंगे तो k से भी आप इसको निकाल सकते हैं। एग्जाम के अंदर में इनके क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं क्योंकि ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ज्यादातर क्वेश्चन जो हमारे पास में ग्रेडियंट और डाइवर्जेंट के ऊपर में आते हैं। लेकिन एक इसकी प्रॉपर्टी आप लोग को याद रख लेनी है, वो ये याद रखनी है कि जब भी आपको ये बोला जाए कि इरोटेशनल वेक्टर है, तो इरोटेशनल वेक्टर का मतलब होता है कि उसका जो कर्ल है वो हमारे पास में किसकी वैल्यू के इक्वल आएगा। अगर वो 0 आ जाता है तो आप क्या बोलेंगे कि वो मेरे पास में वेक्टर क्या है, इरोटेशनल वेक्टर है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें थी वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से, इसकी थियोरी पार्ट था जो वो आप लोगों ने भाई समझ लिया होगा। ये सोलेनोइडल वेक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भाई अच्छे से ध्यान रखना कि जब भी हम किसी का डाइवर्जेंट लिखते हैं दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0 आती है। ओके, चलिए अब मैं क्वेश्चंस के ऊपर में चलता हूं। पहला क्वेश्चन मेरे पास में गेट का 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, द वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। देखो अभी जो हमने पढ़ के हटे हैं वही बात होगी है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन फाई एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर एट पॉइंट भी दे दिया इसने भाई 2, -1 और 1, यानी कोई सरफेस है उसका आप लोगों ने भाई डायरेक्शनल एक, जब आप उसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो आपके पास में एक उसका क्या आ गया, नॉर्मल टू सरफेस आ गया, सरफेस नॉर्मल आ गया। और उसने एक दूसरा वेक्टर दे दिया p, यानी कि ये p वेक्टर दे दिया, कह रहा कि ये जो वेक्टर है ना इसका इस वेक्टर के ऊपर में क्या डायरेक्शन रहेगा, कितना इसका मैग्नीट्यूड रहेगा। और पॉइंट भी दे दिया, पॉइंट कौन से दिए हैं, 2, -1 और 1, ये उसने पॉइंट दे दिया। मान लो इस पॉइंट पे वो कंसीडरेशन में हमारे साथ में लेके चल रहा है। चलो इसको सोल्व करने का तरीका आप सबने अभी बहुत अच्छे से सीखा है कि जब भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं तो डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे इसके ऊपर में क्या लगाना पड़ेगा, पहले तो ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा और ग्रेडियंट निकालने के बाद में उसके साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा मैं यूनिट वेक्टर का, जिसका भी मुझे निकालना है, जिसकी डायरेक्शन में मुझे निकालना है। चलिए सॉल्यूशन इसका मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। चलो देखो जो मेरे पास में क्वेश्चन है
सबसे पहले क्या करोगे, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो भाई। डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप जब निकालेंगे, जो मेरे पास में फंक्शन है, ये मेरे पास में जो फंक्शन है, ये मेरे पास फंक्शन है, इसको भाई डेरिवेट करो आप लोग। तो यहां पर y का फंक्शन है, सॉरी, जब मैं इसको x के रिस्पेक्ट में करूंगा पूरे फंक्शन को, क्योंकि हमें पता है पहले हमारे पास में फंक्शन जो है वो x के रिस्पेक्ट में होगा, फिर हमारे पास में फंक्शन y के रिस्पेक्ट में होगा, और फिर हमारा फंक्शन z के रिस्पेक्ट में होगा। तो मैं पहले x के रिस्पेक्ट में लेके चलता हूं। पहली में क्वांटिटी में क्या x है, बिल्कुल है भाई x। तो x का मेरे पास में डेरिवेटिव हो गया, तो क्या बचेगा मेरे पास में, x का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा वाई स्क्वायर मैंने लिख दिया। फिर अगली टर्म पे जाओ, क्या अगली टर्म में कहीं y है, नहीं भाई, यहां पर मैं इसको यूज नहीं करूंगा। क्या अगली टर्म में मेरे पास में x है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव आप करोगे तो यहां पे क्या मिलेगा, बिल्कुल है जी। तो 2 हमारे पास में आगे आ जाएगा, दैट विल बी 2xz। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रही होंगी चीजें जो डेरिवेट में करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। पहले भी हमने क्लासेस के अंदर में इनके बारे में बात की हुई है, ठीक है। तो पिछली जो क्लासेस नहीं देखी है ना भाई, वो थोड़ा सा देख लिया करो पीछे की, उसके बाद में अगली क्लास के ऊपर में स्विच ऑन किया करो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो पिछले से हम इंटरलिंक करने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर में ZX तक हो गया। अब चलो भाई इसको y के रिस्पेक्ट में हम करके देखते हैं। तो ये तो i का वेक्टर आ गया, क्योंकि हमें पता है कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, या फिर हम बात करते हैं कि डेल ऑपरेटर लगाते हैं किसी भी वेक्टर, सॉरी, स्केलर क्वांटिटी पे, दैट इट विल ऑलवेज गिव अस ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है। अब y के रिस्पेक्ट में लगा के देखो, तो इस फंक्शन में y है, बिल्कुल है भाई, 2xy लिख दोगे आप लोग, ठीक है। 2 आगे चला जाएगा और x y में से एक माइनस होके y रह गया। नेक्स्ट आ जाओ, इसके ऊपर में क्या y है, बिल्कुल है भाई, z स्क्वायर हो गया। क्या इसके अंदर में है y, नहीं है, तो इसको हम नहीं करेंगे। चलो z के रिस्पेक्ट में करके देखते हैं। तो z के रिस्पेक्ट में किया, तो यहां पे नहीं है, इसके अंदर में है, तो आप लिख दोगे 2zy, 2yz भी लिख सकते हैं। इसके अंदर में है, बिल्कुल है भाई, तो आप इसको लिख दोगे x स्क्वायर लिख दोगे। यहां तक आई समझ में। अब देखो इसने क्या कहा कि हमें वैल्यू दे दी भाई पूरी, कि आपको ये पॉइंट जो है ना, जो आपने पोजिशनल वेक्टर निकाल दिया, जो इसका सॉरी जो हमारे पास में ग्रेडियंट निकाला है, यानी कि उसका एक नॉर्मल टू सरफेस निकाला है, तो ये पॉइंट उसने दे दिए। इस पॉइंट पे आपको उसको निकाल के देखना है, उसकी वैल्यू रख देनी है। तो x की जगह पे y2, y की जगह पे -1 और z की जगह पे 1 रखो। तो आप जब इसको वैल्यू को पुट करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर लाइक आपको मिलेगा 5i - 3j प्लस में 2k। इसके अंदर में पुट करके देखना, यही वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी। यानी कि भाई अब आप ग्रेडियंट के लिए तो कंफर्म हो गए हैं। अब दूसरा क्या काम है आप लोगों को, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। और यूनिट वेक्टर यानी कि जो आपको सरफेस दिया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चंस, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाले ने इनके ऊपर में बनते हैं। तो इसका पहले तो यूनिट वेक्टर निकाल लो। ये वेक्टर की वैल्यू आप लोगों को गिवन है i प्लस में 2j प्लस में 2k। तो कैसे निकालते हैं भाई, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया गया है कि पहले तो पोजिशनल वेक्टर है, जो वेक्टर गिवन है वो रखो, और नीचे उसका आप मैग्नीट्यूड रख दो, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालो भाई, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1, सबको स्क्वायर करना आता है, इसका 1 प्लस में 2j का जो उसका 4 हो गया। फिर हमारे पास में क्या है, अगेन 2 है, तो इसको करोगे तो आपका 4 आ गया, एंड रूट दिस। तो इसको पूरा सोल्व करें, 4 प्लस में 8 प्लस 1 9, यानी कि √9 आ गया। √9 जब खुलेगा तो हमारे पास में क्या आ गया, 3 आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जो मेरे पास में डेल ऑपरेटर था और जो मेरे पास में पोजीशन, इसका यूनिट वेक्टर निकल के आया है, यूनिट वेक्टर निकल के आया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड यू विल गेट द आंसर। अब देखो इसका कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे, जब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये मेरे पास में आ गई है। अभी जो हमने पोजिशनल वेक्टर रखा और नीचे उसका मैग्नीट्यूड रखा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट होना है भाई, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा, तो i के साथ में जाएगा और j के साथ में जाएगा। तो 5 3 हो गया, 5 3 2 6 -6 हो गया, और 2 के साथ में जाएगा, 4 जाएगा, और ये हमारे पास में बचेगा, दैट आंसर विल बी 1। आपका इसका जो आंसर बनेगा वो 1 है, तो सही है, ठीक है। तो भाई मेरे को अब बताओ आप लोगों का आंसर क्या होगा, 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। जो हमारे गेट 2018 में 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलता हूं मैं। द पोजिशनल वेक्टर, देखो बहुत खूबसूरत चीज यहां पर लिखी गई है इसके साथ में। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर आप लोगों ने मेरे साथ में ट्रिक पढ़ी थी तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। यहां पर ग्रेडियंट फाई निकालना है, और फाई क्या दे रखा है उसने, log r दे रखा है, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल जो इसका बेस है वो दे रखा है, और जो फंक्शन है दैट इज r हमारे पास में गिवन है भाई, ठीक है। जो फंक्शन हमारे पास में था r, और r हमारे पास में क्या एक पोजिशनल वेक्टर दिया है। तो आप सबने अभी जो हमने पढ़ा था कि फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव कर दो r के रिस्पेक्ट जो हमारे पास में वो, और प्लस में उसका यूनिट वेक्टर आप लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं r बाई में r, तो आप लोग को इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो log r का क्या रहेगा भाई, दैट विल बी 1/r। आप इसका r भी लिख सकते हैं, या फिर खाली r भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास में क्या रहेगा, इसका यूनिट वेक्टर निकालें तो r और डिवाइडेड बाई
आर यानी उसका मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो इसका जो हमारे पास में आर जो ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, सॉरी यहाँ पर इसने मैग्नीट्यूड दिया था तो आप मैग्नीट्यूड इसके साथ में जोड़ सकते हैं। ओके, जो इसके मोड लगा रखा है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो दोनों का जब भी आप करेंगे दैट विल बी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आप लोग इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, आप इसको स्क्वायर कर लेना भाई, ये आप लोग का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, यानी कि आर डिवाइडेड बाई आर इंटू में आर ये भी लिख सकते हैं जो वेक्टर रहेगा। तो देखो कितना इजी हो गया आप लोग को अगर शॉर्ट ट्रिक आती थी, वरना आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर में बहुत ज़्यादा पजल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। मेरे पास में फंक्शन है द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड, जो हमारे पास में एक डाइवर्जेंस निकालना है इस फील्ड का, फील्ड यू है और इसकी जो वैल्यू दे रखी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसके साथ में ई एक्स कोस वाई आई प्लस में साइन वाई जे, यानी कि कोस वाई जो है मेरा आई डायरेक्शन यानी कि वाई एक्स डायरेक्शन में, ये मेरा वाई डायरेक्शन में, इसका डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस निकालना तो भाई बहुत अच्छे से आप लोग को आता है, और डाइवर्जेंस हमेशा किसका निकलता है, एक वेक्टर क्वांटिटी का निकलता है। क्या मेरे पास में वेक्टर क्वांटिटी गिवन है? बिल्कुल जी, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी आप लोगों को गिवन है। तो कुछ नहीं करना, आप लोगों को डेल यू कर देना है, उसका डॉट प्रोडक्ट आप लोग यहाँ पे इसके साथ में सोल्व करेंगे। तो आप लोग इसका जो सॉल्यूशन है वो हम इसको देख लेते हैं भाई कैसे इसको अप्रोच करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन के अंदर में देखो जो आपके पास में फंक्शन था उसका डेल ऑपरेटर आप लोगों ने लगाया, फंक्शन आप लोगों ने लिखा, ये छोटी छोटी चीज़ें आप सब आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको, तो ज़्यादा इसमें टाइम हम नहीं लगाएंगे। जो आई वाला फंक्शन होगा आई के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी ई एक्स कोस वाई बचेगा, और जो जे वाला फंक्शन होगा वो जे के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी ई एक्स कोस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों हमारे पास में देखो जब भी साइन का होगा हमारे पास में साइन वाई है ना, तो वाई का फंक्शन था और y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस में कन्वर्ट हो जाता है। अब कुछ के दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई ये कोस क्यों नहीं चेंज हुआ। अरे भाई मेरे ये देख लो यहाँ पे कोस y दे रखा है आप लोगों को, फंक्शन के अंदर में जो है y है, x का फंक्शन नहीं है ये। हाँ, हमें डेरिवेटिव इसका क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास में क्या आ रहा है, e(x) आ रहा है, और e(x) का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू e(x), अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, e(x) ही हमारे पास में बचता है। ओके, तो यहां पर आप लोगों ने किया इसको, एंड द आंसर विल बी 2e(x) cos y इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन का आंसर बन रहा है वो क्या बनेगा भाई, दैट विल बी 2e(x) cos y आप लोग को मिल जाएगा। देखिए अगर आपके बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं ना, तो कैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली कर ले जाओगे। ठीक है, तो आप लोग को ये ध्यान में रखना होगा कि भाई इसके अंदर में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या डाला गया था कि कैसे आप उसको डेरिवेट करके देखोगे, y के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं हुआ, ये आप लोग को समझ में आया। ये केवल और केवल ये y रिस्पेक्ट में हमारे पास में जब y के रिस्पेक्ट में किया तो ये हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर में e(x) का फंक्शन था। वरना आप लोग को पता है ना कि uv का जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं, नॉर्मल हमारा जो डेरिवेटिव होता है, यही तो एक खूबसूरती है जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं उसके अंदर में। ठीक है, और ये मेरे पास में तो पहले आप u का करते थे, v कांस्टेंट रखते थे, फिर v को करते कांस्टेंट रखेंगे, फिर u के रिस्पेक्ट में करते u का डेरिवेटिव करते थे, तो वो हमारे पास में नॉर्मलाइजेशन जो नॉर्मल डेरिवेटिव होते हैं उनके अंदर में यूज करते हैं। और पार्शियल डेरिवेटिव में हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फंक्शन का, चाहे कितना भी फंक्शन कितना भी बड़ा मेरे पास में फंक्शन गिवन हो, उसमें केवल और केवल उसी चीज का डेरिवेटिव होगा जिसके अंदर में वो फंक्शन गिवन है, बाकी उसके साथ में कांस्टेंट टर्म बनी रहेंगी, हमें u v करने की उसके साथ में जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। ईएस के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन था ये 2018 के अंदर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आप इसको करके देखेंगे, इसको सोल्व करके देखो भाई, पहले आप लोगों ने यही वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। देखो इसके अंदर में थोड़ा सा क्या डाला गया था, ईएस के अंदर में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया कि यहां पर आई जे के नहीं दिए। पहले तो आप लोग देखोगे भाई इसके अंदर में जो हमारे पास में डाइवर्जेंट लगा रहा है, इसका डाइवर्जेंट फंक्शन इसका यूज कर रहा है वो, तो उसका कैसे यूज करना है इसके अंदर में। तो आप सबको पता है कि ये हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी पर लगता है। क्या ये मेरे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है? बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहां पर आई जे के और के की फॉर्म नहीं दे रखी है। तो कैसे दे रखी है? इसने ए एक्स ए वाई ए जेड के फॉर्म में दे रखा है। तो कोई इशू नहीं इस चीज का लेके अपने को। हमें क्या करना होता है, जो ए एक्स है यानी कि एक ये हमारे पास में एक्स की डायरेक्शन में गिवन है वेक्टर, ये y की डायरेक्शन में गिवन है जहां पर ए वाई लग गया, और ये z की डायरेक्शन में, तो आप इनको i मान लो, इसको j मान लो और k मान लो। अब तो हो जाएगा। अब इसके अंदर में डाइवर्जेंट लगाओ और आप इसका फंक्शन निकाल के इसका जो आंसर हो वो मेरे को निकाल के दिखाओ। जब भी आप इसको करेंगे सोल्व कैसे करो, देखो भाई इसको 3xy जो हमारे पास में फंक्शन है उसको रखेंगे i j k की फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, पहले इसका जब डाइवर्जेंट करेंगे तो ये मेरे पास में क्या बचेगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये मेरे पास में आ जाएगी खाली इसकी वैल्यू y है तो 3y बचेगा।
इसके अंदर में कोई y का फंक्शन नहीं है तो 0 बचेगा। इसके अंदर में x y z है, वो भी ध्यान रखना कि k i के साथ में जाएगा, j के साथ में हो रहा है, ये जो हम यूज करते हैं ना डेल एक्स आई, तो ये केवल और केवल इसी के साथ में होगा, बाकी सबके साथ में ये मल्टीप्लाई तो होगा, उसका डेरिवेटिव तो करेगा, बट आंसर विल ऑलवेज रिमेन 0, क्योंकि हमारा जो आई है इसके साथ में यूनिट वेक्टर है वो जे के साथ में और के साथ में क्या वैल्यू बनाता है, 0 वैल्यू बनाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करें तो ये हमारे पास में एक्स वाई जेड, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो खाली वाई एक्स वाई देगा, और किस पॉइंट पर पूछा गया है, ये पॉइंट 2 - 2 2, सीधी वैल्यू रखेंगे एंड द आंसर विल बी -10। ठीक है, ईएस का क्वेश्चन था, सिर्फ इसके अंदर में घुमाने का चीज एक ही दिया गया था कि यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड दे दिया गया था। आप सभी टेक्निकल लोग हैं भाई, आप सबको ये चीजें इजिली कर लोगे और समझ में भी आ जाती हैं कि कैसे उसने क्वेश्चन को घुमा दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द वेलोसिटी ऑफ फील्ड एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज गिवन बाय वी, एक वेक्टर था। दिखने में क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन जब सोल्व करेंगे तो बिल्कुल विद इन 2 to 3 सेकेंड इसके अंदर में आप इसको आंसर कर देंगे। ठीक है, 5 सेकेंड मैक्सिमम आप इसका आंसर कर देंगे मेरे को लग रहा है। और जिसको भाई समझ में आ गया ये इनकम्प्रेसिबल जो पॉइंट मैंने आप लोगों को नोट करवाया, अगर ये समझ आ गया तो आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करें और इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। ठीक है, वी मेरे पास में फंक्शन है। देखिए जो पीछे क्या हुआ था कि कुछ लेक्चर्स हमारे मैथ के अंदर में एक ना थोड़ा सा ब्रेक लग गया था, कुछ रीजंस रहे थे, तो अभी हम कंटिन्यूटी के साथ में अपनी क्लासेस को लेकर चलते रहेंगे। थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक हो जाता है तो उसी वजह से नहीं हो पा रही थी क्लासेस, एक ही हमारा फिजिक्स का जो क्लास था वही अपलोड हो पा रहा था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो क्लासेस है बिल्कुल एक कंटिन्यू वे में आगे तक चलती रहेंगी। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे दिन में 2 या 3 क्लासेस आप लोगों के मैथ की मैं डाल दूँ, ताकि जो बीच का एक गैप बना है, जो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, वो आप लोगों का फिल हो जाए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई। ये मेरे पास में क्वेश्चन है वी ए एक्स प्लस में ए टू वाई, यानी कि इसने पूरा वेक्टर गिवन है भाई, आप लोग इसको वेक्टर को पढ़ लेना जो भी है। अब इसमें जो पूछा गया है ना, इसने दे दिया A1 की वैल्यू मेरे पास में 2 है और C3 की वैल्यू -4 है। द वैल्यू ऑफ B2 क्या होगी मेरे पास में। अगर आप लोगों को इसके अंदर में एक पॉइंट याद आ रहा होगा तो मैंने एक सोलोनॉइडल का एक केस बताया था। सोलोनॉइडल का मतलब होता है कि जब भी किसी का डाइवर्जेंट जो होता है, फंक्शन जो आपका है, कोई भी वैल्यू है, कोई भी फंक्शन आप लोग को गिवन है, अगर उसका डाइवर्जेंट 0 आ जाता है तो मतलब वो क्या मेरे पास में एक सोलोनॉइडल है। और इनकम्प्रेसिबल का भी मतलब ये होता है, डाइवर्जेंट का मतलब है कि वो फैल नहीं रहा है, और इनकम्प्रेसिबल का भी मतलब यही है कि वो एक जगह पे रुका हुआ है, बाहर ये फैल नहीं रहा है हमारे पास में। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी आपको फंक्शन गिवन है, तो करना क्या है भाई, सीधा आप लोगों को इसका डाइवर्जेंट निकाल देना है। डाइवर्जेंट निकालेंगे, आप लोगों का आंसर इसके सामने मिल जाएगा। देखो इसका सॉल्यूशन आप लोग कैसे करेंगे। डेल डॉट वी आप लोगों को समझ आया कि वेलोसिटी का अगर डाइवर्जेंट हम 0 कर देंगे मींस इससे इनकम्प्रेसिबल यानी कि सोलोनॉइडल होगा तब ये। ओके, अब इसको सोल्व करो तो डी इसकी वैल्यू आप रखेंगे तो आई का आई के रिस्पेक्ट में करेंगे, जे का जे के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जब इसको सोल्व करके देखेंगे तो आपके पास में क्या आ रहा है, देखो इस फंक्शन का आई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो खाली A1 आएगा, A1 मैंने लिख दिया क्योंकि ये y तो 0 हो जाएगा, z भी 0 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव का खेल है भाई ये। ठीक है, इधर से क्या आएगा, B2 आ जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में होगा ये। इधर से क्या आ जाएगा, C3 आ जाएगा, C3 मेरे पास में आ गया, और ये किसके इक्वल कर देना आप लोगों को, 0 के इक्वल कर देना। क्या कुछ क्वेश्चन के अंदर में बहुत बड़ी चीजें गिवन है, स्टेटमेंट बड़ी गिवन है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा नहीं है ये। अब वैल्यू पुट करो, A1 की वैल्यू जो 2 पुट करो, C3 की वैल्यू -4 पुट करो, एंड यू विल गेट द आंसर B2 इज इक्वल टू 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास में जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोग के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं। बाकी जो हमारे पास में प्रैक्टिस के लिए आप लोग को क्वेश्चन है वो मैं भाई प्रोवाइड करवा दूंगा। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस नहीं हो पाते क्योंकि फिर वीडियो जो होता है वो बहुत लंबा स्ट्रेच हो जाता है, और मैं चाहता हूं कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें करो और खुद ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं यहाँ पर 1000 क्वेश्चन सोल्व करवा दूं वो वर्थ नहीं है जब तक आप खुद अपना पेन पेंसिल उठा के अपने को नोटबुक के अंदर में उन क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अपने आप में मोटिवेटेड रहोगे ना, तो उतना ही आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जैसे आप सबको पता है कि भाई हमारी नॉन टेक्निकल की जो क्लासेज है वो भी शुरू होने वाली हैं। संदीप बुरा सर ने आप लोगों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी एक डिज़ाइन कर दिया, अपलोड कर दिया होगा, आप लोगों के लिए बता दिया होगा कि किस तरह से आपका जो किस तरह से आपको नॉन टेक्निकल की अप्रोच करनी है।
वो सब चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे भी होगा हम आप लोगों को यहाँ पर अपडेट कर देंगे नॉन टेक्निकल का, क्योंकि नॉन टेक्निकल देखिए बहुत बड़ा होता है। ठीक है, आप एसएससी लेवल की भी कर रहे होते हैं, यूपीएससी लेवल की भी आप उसके अंदर में तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम एटीसी के एग्जाम के ऊपर में आते हैं ना, तो हमें सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी होती है और टू द पॉइंट चीज़ें पढ़नी होती है। अब एसएससी की जब तैयारी करने बैठते हैं तो बहुत वास्ट पढ़ना पड़ता है अपने को, हर तेवर कर एडवांस लेवल तक अपने को पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को इतना एडवांस नहीं पढ़ना है। वो सिलेक्टेड जो चीज़ें होंगी, सर जब सेलेक्ट हुए थे तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप लोग को एक तरीके से आप लोग को पढ़ाई करनी है। ठीक है, उस चीज़ के बारे में आप लोग को इंटीमेट कर दिया जाएगा चीज़ों को लेके। बाकी भाई आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ही हमारे पास में जो है वो हमारे पास में की टू सक्सेस है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, खुद पेन पेंसिल उठा के नहीं देखोगे ना, सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए भाई, बाकी सब चीज़ें चलती रहेंगी नॉर्मल हमारे साथ में। फिजिक्स के लेक्चर भी अब डलते रहेंगे और मैथ्स के लेक्चर भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। और ये यार बार बार मत पूछा करो कि सर ये करवा दो वो करवा दो, भाई मुझे पता है कि किस तरह से मेरे को क्लास को लेके चलना है। ठीक है, किसी ने बोला डिफरेंशिएशन करवा दो, किसी ने कहा डिफरेंशियल इक्वेशन करवा दो, कोई कह रहा है जी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम करवा दो। भाई मैं करवा दूंगा, सब होगा। पहले जो चीज़ें जिस चीज़ को हम लेके चल रहे हैं उस पर तो ध्यान बैठा लो, सिलेबस सारा होगा। ठीक है ना, वो मेरे को पता है कि कैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट करवाना है। आप लोग उसके लिए बेफिक्र रहिए। सिर्फ मैं आप लोगों से इतना एक उम्मीद रख रहा हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहो दोस्त। बिना प्रैक्टिस से मैं यहाँ पे कितना भी पढ़ा लो ना, कितना भी यहाँ पे गला फाड़ के आप लोगों को पढ़ा लो, कोई फायदा नहीं उसका जब तक आप प्रैक्टिस नहीं लगाओगे। जितना हार्डवर्क हम कर रहे हैं ना आप लोगों के साथ में, एटलीस्ट आप उसका 20% तो कर लो, वही आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन टू अस दिस लेक्चर। बाकी जो लिंक है भाई वो सारे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल पे जुड़िए, क्योंकि सारी पीडीएफ फाइल्स होती हैं वो वहीं पर आप लोगों को मिलती हैं, और जो भी लेक्चर से रिगार्डिंग अपडेट होती है वो आप लोगों को वहीं पर मिलती है। थैंक यू।